मेरे चैनल पे आप सभी बंधुओं भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो नीट हो, जेट हो, आईसीआर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे अदर कंपटीशन एग्जाम हो, सभी के लिए ये वीडियो और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक और 40 क्वेश्चन आपको लगभग 10-15 मिनट में करवा देंगे, तो स्किप मत कीजिए वीडियो को, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पेक्टिन की बनी संलग्न कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत होती है। तो आप जानते हो कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति हम पढ़ते हैं तो आप जानते हो कि मध्य पटलिका आती है, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति आती है। तो मध्य पटलिका में क्या है, कैल्शियम पेक्टेट पाए जाते हैं, पेक्टिन पाई जाती है जो आपस में दो कोशिकाओं को जोड़ती है। मतलब ये दो कोशिका हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम। तो यहाँ पर जो कोशिका भित्ति में की पहली परत होती है मध्य पटलिका, ठीक है, यही जोड़ती है। तो इसका आंसर यही आएगा। दूसरा, तो दूसरा इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा पहला क्वेश्चन? आपको अच्छा लगा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मत करना। एक ही क्वेश्चन को आपको देखना है, 40 क्वेश्चन है। क्योंकि अब जैसे ही आप जानते हो नीट की, जेट की, आईसीआर की एग्जाम आ रही है, तो आपको जितने ज़्यादा हो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो आप उतने हैं। तो इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन और वीडियोज इस पर मिलेंगे और मिलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डीएनए अणु के दो स्ट्रैंड का बना होता है, ये प्रतिरूप प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो आप जानते हो डीएनए का डबल हेलिकल जो मॉडल था, ठीक है, द्विकुंडलीय मॉडल, वो जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला आंसर आ जाएगा, वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था ये, ठीक है, 1953 में। ये भी कंपटीशन में एग्जाम एक बार रेलवे में पूछा था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्रोमेटिन धागे बने होते हैं। आप जानते हो कि जो एक केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक ऐसे धागे जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देती है। और आप जानते हो क्रोमेटिन क्या न्यूक्लियोसोम मिलकर बने होते हैं। स्टोन प्रोटीन पर डीएनए लिपटा होता है और डीएनए ऋणाविष्ट होता है, हिस्टोन प्रोटीन धनाविष्ट होता है। इस पर क्या होते हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए लिपटा होता है। इस पर लिपटे लिपटे एक माला की जैसी संरचना बनाता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये फ्लेमिंग ने बताया था। तो ये एक प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। दूसरा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कैसी लग रही है वीडियो? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप है ना इसको सब्सक्राइब कर दो। नीचे बटन आता है, दिनेश कुमार क्लासेज लिखा है, आप उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब का लिखे हुआ आएगा, वहाँ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक विभेजित की कोशिकाओं में 256, क्या पूछ रहा है? 256 कोशिकाओं के निर्माण हेतु कितने विभाजनों की आवश्यक है? ये नीट और जेट आईसीआर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि ये कोशिका है, उसको 256 कोशिका निर्माण हेतु कितने विभाजनों की आवश्यकता है। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, 2 की घात n याद रखना आप, 2 की घात n। 2 की घात n से क्या होगा कि n यहाँ का है, विभाजनों की संख्या है। तो एक बार आप में 9, 16, 8 और 15 दे रखें, तो आप इसी 2 की घात n की जगह अगर 9 रख के देखो, है ना, 8 रख के देखो, 16 रख के देखो, 15 रख के देखो, जिसमें अगर 256 आ जाता है तो उसका आंसर आ जाएगा। तो आप कर सकते हो। तो 2 की घात एक बार आप 8 रख दो, 8 रखते आप इसको जब गुणा करोगे घात को, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 बार लिखना है, फिर इनको गुणा करोगे तो 256 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा आंसर है, ठीक है, चौथी का तीसरा। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक चूहे में त्वचा का काला रंग भी प्रभावी होता है, ठीक है। विषमयुग्मी काले चूहों को यानी बी कैपिटल और बी इससे क्रॉस करवाएगा। काले चूहों के संपर्क में रखने पे कौन सी जीन प्राप्त होंगी? भाई इन दोनों का अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो आप जानते हो कि बी भी प्राप्त होगा, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी प्राप्त होगा, स्मॉल बी भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयोग सभी आ जाएगा, चौथा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कैसी लगी वीडियो? भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना आप, क्योंकि आपके लिए हमने इतनी मेहनत कर रखी है, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं बायोलॉजी के, तो आपका फर्ज बनता है क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है इसको। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, फसलों के उद्गम स्थलों के केंद्र किस वैज्ञानिक ने बताए थे? तो बताओ। आप जानते हो बेबीलोव को हम जानते हैं। दूसरा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, फसलों के उद्गम स्थल के। ये वैसे जेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बेबीलोव इसका आंसर आ जाएगा। सातवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन, बहुगुणिता को प्रयोग किए ले जाने वाले कारक का नाम बताइए। आप जानते हो कि एक ऐसा रसायन है जो कॉल्चिकम बोटेनिका या बोटेनेल पादप से प्राप्त किया जाता है और उसका नाम है कोल्सिचिन। इसका अगर छिड़काव कर देते तो बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक ही बीज के अंदर खूब सारे भ्रूण उपस्थिति होना बहुभ्रूणता कहलाता है, ठीक है। तो बहुगुणिता उत्पन्न करने में या गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने में इसका यूज
लिया जाता है। ठीक है, तो तीसरा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान आप जानते हो तबीजी में है, और हम यहाँ पर जाके भी आए थे। तो तबीजी आपको बता दूं अजमेर में पड़ता है। ठीक है, तबीजी ये एक राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है जहाँ मसालों की रिसर्च से संबंधित है, और अजमेर के तबीजी में पड़ता है। ठीक है, तो 8वें का चौथा आंसर आ जाएगा। 9वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कोशिका में डिप्टी का मान होता है, तो डिप्टी का मान जाते हैं ओपी माइनस टीपी होता है, ओपी माइनस टीपी होता है। ठीक है, यानी ऑस्मेटिक प्रेशर यानी परासरण दाब माइनस टर्गर प्रेशर स्फीति दाब। ठीक है, टर्गर प्रेशर हो गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है जब किसी पादप कोशिका को अधिक नमक के घोल में रखा जाता है, नमक के अधिक घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? अगर एक कोशिका को आपको नमक के अति घोल में रख दो, मतलब उसमें क्या विलेय पदार्थ की मात्रा जाता है, मतलब अति प्रासनी विलयन हो गया वो। अति प्रासनी विलयन में जैसे हम कोशिका को रखते हैं, कोशिका पिचक जाती है, मतलब जीवदेह कुंचित हो जाता है, प्लाज्मोलिसिस हो जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, मतलब उसका सारा जो जीवदेह बाहर निकल जाता है, तो कोशिका पिचक जाती है अपनी भाषा में, तो जीवदेह कुंचन हो गया। ठीक है, जीवदेह कुंचन हो जाता है उसका, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। ठीक है, नमक का घोल एक विलेय पदार्थ होगी। ठीक है, तो अतिप्रासन विलयन बन गया ये। तो आपने पढ़े होंगे अतिप्रासन, अल्पप्रासन, संप्रासनी विलयन। ठीक है, और अल्पप्रासनी विलयन में जैसे हम रखते हैं वापस, तो वापस अंदर आता है, मतलब एंडो ऑस्मोसिस हो जाता है, अंत प्रासन हो जाता है, वापस फूल जाती है। जैसे आप किशमिश को पानी में रखते हो वो फूल जाती है। ठीक है, तो एंडो ऑस्मोसिस हो गया, मतलब अंत प्रासन हो गया। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वाष्प उत्सर्जन संचरण कर्षण बल। आप जानते हो कि पेड़ पौधे इतनी ऊंचाई पे होते हुए भी उनमें जल ऊपर तक चला जाता है, तो इसका ये थ्योरी दी गई थी, वाष्प उत्सर्जन संचरण कर्षण सिद्धांत का दिया था। तो आपको बता दूं ये एक प्रकार से निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, जिसमें भौतिक दाब बताया गया है। डिक्सन व जोली ने इसके बारे में बताया था। तीसरा इसका आंसर आ जाएगा। डिक्सन व जोली याद रखना है, एक तो डिक्सन था, है ना, एक जोली था। डिक्सन और जोली, दो हम जोली, इन्होंने बताए थे इनके बारे में। ठीक है, पाद में ऊपर से होता है, तो निष्क्रिय जल अवशोषण है, भौतिक बल बताया था। तीसरा इसका आंसर है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। रंध्रों को बंद होने में हेतु जिम्मेदार होता है, तो आप जानते हो कि एफसीसी के एक तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, एबीए, ये तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, और यही क्या होता है, रंध्रों को बंद करने में जरूरी होता है। रंध्र आप जानते हो पत्ती पर पाए जाते हैं, एक प्रकार से पेड़ पौधों की नाक बोल सकते हैं उसे, नोज, वहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, रंध्र बंद होते हैं, खुलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एफसीसी के बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसके अलावा बात करें 13वें क्वेश्चन की, तो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, तो हाइड्रो जहां भी शब्द आता है इसका मतलब हाइड्रोजन यानी जल की बात हो रही है। तो जल, पेड़ पौधों को आप जानते हो बिना मिट्टी में जल के माध्यम से ही पोषक तत्व उपलब्ध करवाकर हम क्या करते हैं, खेती कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम जलीय संतुलित पोषक माध्यम पौधों का उत्पादन करना बोलते हैं, और इसका आंसर चौथा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाइयों सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, जितना ज़्यादा उसको फैलाना है, आसपास में और भी कोई बंदे रहते हैं, अपने बंदियाँ रहती हैं, तो उनके मोबाइल लेकर भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। आप जानते हो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, कोशिका दर में चलने वाली प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज क्या है, 2 पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, तो इसका मतलब अंतिम होता पायरुवेट अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ईएमपी पथ भी से जानते हैं, तो अलग से इसका भी वीडियो बनाएंगे हम। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। बसंतीकरण हेतु आवश्यक है, बसंतीकरण बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं पुष्प आना। तो पुष्पों के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन होता है वो आप जानते हो। ठीक है, फ्लोरिजन हार्मोन है, फ्लोरिजेन। ठीक है, फ्लोरिजेन हार्मोन आता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, पादप हार्मोन वाला चैप्टर आपने देखा है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उस वाले चैप्टर में दे रखा है इसको। ठीक है, फ्लोरिजन बसंतीकरण हेतु आवश्यक है, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो 16 क्वेश्चन है मूल गोप यानी रूट केप। आप जानते हो कि रूट केप सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। रूट केप आप जैसे हम जड़ की संरचना पढ़ते हैं, यहाँ परिपक्वन क्षेत्र में ये मूल रोम होते हैं जो जल अवशोषण करते हैं जल को। फिर यहाँ पर दीर्घीकरण क्षेत्र आता है, फिर इसके शीर्ष भाग पर आगे चल के इसका आता है विभुजोतक क्षेत्र, और शीर्ष भाग में टोपी की जैसे संरचना होती है। ठीक है, और इस संरचना को हम बोलते हैं रूट कैप या मूल गोप। ये मिट्टी में आगे क्या है, सुरक्षा का काम करती है। तो आप जानते हो कि जलीय पौधे में सुरक्षा का कोई काम होता नहीं, तो यहाँ पर मूल गोप नहीं पाया जाएगा, रूट कैप नहीं पाई जाएगी। तो हाइड्रोफाइट हम बोलते हैं जलीय पौधों को, हाइड्रोफाइट यानी जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर चौथा आ जाएगा।
ठीक है, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आगे हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। जल निमग्न यानी जल में डूबे हुए पौधों की बात करते हैं। पत्तियां पानी में डूबी रहती है तो गैसों का आदान प्रदान उनकी पौधे की सतह से होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि जल में डूबी रहेगी तो पौधे की सतह से सामान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18वें। जल को प्रदूषित करने वाले धातु युग्म में। जल को प्रदूषित करने वाले धातु पारा और सीसा। पारा और सीसा जल को प्रदूषित करने वाली धातु होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? बताओ रे भाइयों, ये तो हर कंपटीशन में आता है। अब राजस्थान जी के पढ़ो, कुछ पढ़ो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते हो, इसे 3-4 नामों से जाना जाता है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब राजस्थान का राज्य पक्षी आप जानते हो गोडावन को बोलते हैं, तो गोडावन को राज्य पक्षी है। इसके अलावा इसे माल मोरडी बोलते हैं, गुंजन पक्षी भी बोलते, वो गुंदन पक्षी भी बोलते हैं, हुकना पक्षी भी कहा जाता है, ठीक है ना। सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है इस पक्षी को। और इसका वैज्ञानिक नाम यानी जूलॉजिकल नेम पूछा है तो कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका क्या नाम होता है? इसका जूलॉजिकल नेम होता है। आंसर आ जाएगा तीसरा, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण है 40 क्वेश्चन। आप फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कुछ भी हो, सभी कंपटीशन के एग्जाम में महत्वपूर्ण है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 औषधि रेसरपाइन पादप के किस भाग से प्राप्त करते हैं? रेसरपाइन आप जानते हो राउवेल्फिया सर्पेटाइना यानी सर्पगंधा जो पादप होता है उसकी जड़ से प्राप्त की जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं ध्यान से? राउवेल्फिया वोमिटोरिया या सर्पेटाइना की जड़ से प्राप्त किया जाता है, यानी मूल से प्राप्त किया जाता है। आंसर आ जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 21वां। गूगल किस कुल का पादप है? गूगल आप जानते हो, गूगल आप जानते हो गूगल अच्छी तरह, ठीक है। पान खाते हो तो गूगल का नाम जानते हो आप। तो बरसेसी कुल से संबंधित होते हैं, क्योंकि आप प्लांट पढ़ते हो तो प्लांट में अलग अलग कुल आते हैं। तो कुल जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, ऐसे अलग अलग चलते हैं। तो कुल इसका जो होता है वर्सेसी होता है, ठीक है। जैसे सोलनेसी में आलू आते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डीएनए का सूत्र जो कि आरएनए के निर्माण के लिए टेम्पलेट उद्योग का कार्य करता है, सारक AGCTTCGA क्रम है तो mRNA पर सारक होगा। आपको एक ही बात रखना है, डीएनए चार्गोफ के नियम क्या कहते हैं कि डीएनए के जो नाइट्रोजन सारक होते हैं, थाइमिन के सामने क्या आता है? एडिनिन आता है। एडिनिन के सामने थाइमिन आता है। यूरेलिस और साइटोसिन के सामने ग्वानिन आता है, ठीक है। ये तो डीएनए में होता है। अगर आरएनए की हम जब भी बात कर लेते हैं, आरएनए की अगर हम बात कर लेते हैं आरएनए में, तो आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है, थाइमिन एब्सेंट, यूरेसिल प्रेजेंट। तो जहाँ जहाँ याद रखना, जहाँ थाइमिन आना चाहिए वहाँ पर यूरेसिल आएगा। बस ये आपको सीक्वेंस याद रखनी, क्योंकि आरएनए में क्या होता है कि एक तो पेंटोस शर्करा जो होती है ना, राइबोस शर्करा होती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। दूसरा, इसमें क्या है, थाइमिन नहीं होता है, क्योंकि थाइमिन डीएनए में होता है, ये नाइट्रोजन सारक है, ठीक है। यूरेसिल आरएनए में होता है। तो आप देख लो इसका आंसर क्या होगा। ए के सामने क्या आएगा कि थाइमिन आना चाहिए, तो यूं आएगा, तो चौथा आंसर सीधा जा रहा है चौथे पर। और जी के सामने सी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, थाइमिन के सामने ए आ गया, फिर सी आएगा, तो चौथा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। याद रखना है इसे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, नीट के लिए और जेट आईसीआर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है। फर्स्ट ग्रेड तो इसमें है ही। 23वें क्वेश्चन। जाइलम वाहिकाओं का अवरुद्ध हो जाना किस रोग का लक्षण होता है? तो ये एजी के लिए अच्छा है। तो कपास का मलानी रोग में क्या अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 24वां है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी यानी मेरालॉजी, अरे मेरालॉजी नहीं, माइको का मतलब कवक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी बोलते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि माइकोलॉजी का जनक कौन है, द फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर आ जाएगा कवकों का, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 25वां क्वेश्चन है ग्राम नेगेटिव जीवाणु कौन सा है? ग्राम नेगेटिव जीवाणु आप जानते हो, नेगेटिव जीवाणु की बात कर रहा है। उपयोग सभी नेगेटिव है, आप जानते हो। ग्राम नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप जानते हो कि ये एक वैज्ञानिक थे, ग्राम, है ना। ग्राम वैज्ञानिक ने अभिरंजन हुआ था क्रिस्टल वॉयलेट, उससे जिस जीवाणु को अभिरंजित किया वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है, तो पॉजिटिव है, नहीं दिखाई देता तो नेगेटिव है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन। कलाइटेलम में केचुए के कौन से भाग खंडों में होता है? तो कलाइटेलम आपको बता दूं, कलाइटेलम में कोकून का निर्माण होता है और ये 14वें, 15वें, 16वें खंड में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तीसरा। इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अमीबा में कूटपादों का निर्माण संबंधित है। अमीबा आप जानते हो कूटपाद होते हैं ना, ये
शांता क्या होती है? शांता में परिवर्तन का होता है। शांता का बता दूं तो दो परतें होती है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, कहीं भी चलते हैं खुरदरी सतह पे, तो हमारी चप्पलों की सतह या पैर और वहाँ का नीचे वाली सड़क, उस पर एक बल काम करता है विपरीत, घर्षण बल बोलते हैं, फ्रिक्शन बल बोलते हैं। इसी की वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन बल नहीं हो तो हम फिसल जाए। दूसरी तो ऐसे जल में भी क्या है कि दो परतों के मध्य बल लगता है, उसी बल को हम कहा जाता है शांता। तो शांता के कारण उसमें क्या गति होती है अमीबा में। अमीबा आप जानते हो रोगजनक होता है, अमीबियासिस रोग फैलाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो एस्केरिस की गुहा को कहते हैं। एस्केरिस की गुहा की बात कर रहा है भाई, एस्केरिस की गुहा को। तो एस्केरिस आप जानते हैं, एस्केरिस ऐसी रोग फैलाता है जिसे गोलग्रिमी रम के नाम से जाना जाता है। तो ये स्यूडोसिलोम पाया जाता है, कूट गुहा पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 कॉकरोच का अंडा होता है। भाई कॉकरोच का अंडा क्या है? एक प्रकार से केंद्रपीत की होता है। ठीक है, केंद्रपीत की होता है। तीसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कीटों के जो होते हैं अंडे एक प्रकार केंद्रपीत के होते हैं, यानी इनका जो पीतक होता है, पीते के प्रकार का था ना, अंडे में भी देखा होगा आपने पीतक। ठीक है, पीला पीला सा पदार्थ। तो ये एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो केंद्रीय भाग में होता है कीटों के इनमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर तीसरा। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। वह प्राणी जिसमें आंतरिक कवच तथा इंक ग्रंथियां पाई जाती है। इंक ग्रंथियां आप जानते हो किसमें पाई जाती है? बताओ भाइयों। इसका आंसर आप ही को बताना है। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देना है इसका आंसर। अब ये मैं सोचना कि मुझे नहीं आता है, भाई मुझे आता है, पर आपको भी तो बताना है ना, आप भी तो कुछ बताओ ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यकृत कृमि में संक्रामक अवस्था होती है। भाई संक्रामक अवस्था दो बार लिख दिए हम, एक को मिटा दो। तो यकृत कृमि को हम लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं और भेड़ों में ये रोग फैलाता है। इससे बता दें कि इसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे मिरासीडियम, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, अलग अलग लार्वा अवस्था होती है। तो मेटासर्केरिया इसकी संक्रामक अवस्था होती है। ठीक है, जैसे आपको बता दूं कि मलेरिया रोग जो बोला होता है प्लाज्मोडियम, उसकी भी संक्रामक अवस्था होती है स्पोरोजोइट, जीवाणुज। ठीक है, तो उसकी संक्रामक अवस्था जीवाणुज होती है मलेरिया की, यानी प्लाज्मोडियम की। ठीक है, और यहाँ पर यकृत कृमि की होती है मेटासर्केरिया। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वे लार्वा जो निषेचित अंडों से निकलते हैं जिन्हें खाने के लिए रॉयल जेली नहीं मिलती। आप जानते हो कि जो मजदूर होते हैं यानी मधुमक्खियां 3 प्रकार की थी। एक तो थे उसमें वर्कर होते थे, एक रानी होती थी और एक ड्रोन एंड डॉन होते थे। ठीक है, तो आप जानते हो जो श्रमिक होते हैं ना, वो उनको रॉयल जेली रानी के लिए लाते हैं पर खुद नहीं खाते हैं, जो है ना। तो ये क्या, और निषेचित अंडों से क्या हो उत्पन्न होते हैं, जबकि जो ड्रोन यानी नर मधुमक्खियां होती है वो अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो नर मधुमक्खियां होती है इनके बाप नहीं होते हैं, इनकी माता ही होती है, क्योंकि इनमें क्या है शुक्राणु सम्मिलित तो होते ही नहीं है। तो इनमें गुणसूत्र जो होते हैं वो 16 होते हैं। महत्वपूर्ण इसे नोट कर लेना, 16 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 16 गुणसूत्र। और जो रानी होती है, श्रमिक होते हैं, वो निषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं, उनमें 32 होते हैं। और ड्रोन में आप अनिश्चित अंडों से उत्पन्न होते हैं। तो ये पूछ रहा क्या है, वे लार्वा जो निश्चित अंडों से निकलते हैं एवं जिन्हें खाने के लिए रॉयल जेली नहीं मिलती है, तो ये श्रमिक होते हैं, मजदूर हैं बेचारे। ठीक है, मजदूरी का ही काम करेंगे। दूसरा आंसर। ठीक है, याद रखना है आपको इस क्वेश्चन को। नर मधुमक्खियां अनिश्चित अंडों से उत्पन्न होती है पर बांझ नहीं होते हैं, निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। बस 16 गुणसूत्र होते हैं, इनके पिता नहीं होते हैं, माँ होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना श्रमिक, ये निश्चित अंडों से उत्पन्न होते हैं पर ये निषेचन नहीं कर सकते, ये बांझ होते हैं। जबकि रानी होती है निश्चित अंडों से उत्पन्न होती है, निषेचन क्रिया में भाग लेती है, जनन सम होती है। ठीक है, याद रखना है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, कि ड्रोन डू नॉट हैव फादर बट, ठीक है, बट क्या श्रमिक तो रखते हैं ना। 33वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 33वें BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये क्या आ गया, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसे बोलते हैं गैमेक्सिन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। पहला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेशी संकुचन आप जानते हो, मांसपेशियां हमारी हाथ पैर जैसे काम करते हैं मांसपेशियां, तो इनके संकुचन के लिए यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए सोडियम और पोटेशियम तत्व की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या जाएगा, सोडियम पोटेशियम दूसरा है। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा। बने रहे हमारे साथ, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मैं चाहता हूं ये सभी भारतीय के पास जाना चाहिए। 35 पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों को निम्न में शिखा होगा। जो भी पहाड़ों पर रहते हैं, आप जानते हो कि पहाड़ों पर, उच्च पहाड़ों पर हम जाते हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस पाई जाती है, यानी तुगंता बीमारी पाई जाती है, जिसमें क्या था हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। उसमें क्या था, वायुमंडल वायुदाब कम होता है पहाड़ों पर, तो सीधी बात है ऑक्सीजन की
की डिमांड बढ़ जाती है शरीर के अंदर, क्यों ऑक्सीजन कम होती है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, इंक्रीज ऑफ आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। तो याद रखना आरबीसी की संख्या अधिक होती है, हीमोग्लोबिन भी अधिक होता है उच्च पहाड़ों पर। तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 36वां क्वेश्चन है, स्तनधारी को कार्पस ल्यूटियम, आप जानते हो कि द्वितीयक जो अंडक होता है उससे अंडाणु मुक्त हो जाता है। अंडाणु मुक्त होने के बाद में जो बच्चा हुआ था द्वितीयक अंडक, वो भाग बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम यानी पीत पिंड में, पीले रंग के पिंड में। और ये पीत पिंड जो एमसी बताओ ना, ये एमसी जो साइकिल होती है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो मादाओं में चलती है, तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा, 36वें का दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कभी कभी वृषण यानी टेस्टिस जो नरों में पाए जाते हैं जिनमें शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण कोषों में स्थानांतरित नहीं होते, यानी वृषण को जो कोष होते हैं स्क्रोटम उसमें नहीं आ पाते, इस अवस्था को कहते हैं। ये 7वें महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जब गर्भ का 7वां महीना, तो इसमें क्या है कि वृषण कोष में उतर जाते हैं। और जिनमें नहीं उतरते हैं ना, तो उसमें एक बीमारी होता है, उसे बोलते हैं क्रिप्टोक्रिटिज्म बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 38वां है, कुछ इस अति तापरागी जीव अत्यधिक ताप को सहन कर सकते हैं जो अत्यधिक अम्लीय pH 2 आवासों में वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। ऐसे समूह आते हैं, आप जानते हो ऐसे जीवाणु समूह होता है, यू बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, मेथनोजन जीवाणु होते हैं। ठीक है, जैसे थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु है, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी खराब नहीं होता है। और थर्मस एक्वेटिकस से बता दूं है ना, टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है, जिसका पीसीआरएन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विषम बीजाणुक होता है। तो विषम बीजाणुक आप जानते हो साल्विनिया, इसमें विषम बीजाणुक होता है। ठीक है, तीसरा आंसर इसका आ जाएगा। एक बार इसको देख लेना आप। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, मुझे डाउट लग रहा है, फिर भी एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, 39वें क्वेश्चन को स्टार लगा दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉन क्लिडोइक टाइप के अंडे होते हैं, नॉन क्लिडोइक यानी पीतक की मात्रा नहीं होना। तो आप जानते हो मनुष्यों मेंढक में पीतक की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो, एक बार सुन लो यार, बाद में काट देना। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और सभी का नमस्ते, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।